वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अभी तक इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का नहीं छूटेगा। और मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है या फिर लगता है आपको कि यह क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा या फिर जो मिस्टेक हो जाता है, तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। चैप्टर पहले आपको पढ़ा दिया गया है, पूरा थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, काफी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। महामंदी किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि महामंदी किस वर्ष हुई। तो ये जो हुई थी 1929 से 30 तक चली थी। मतलब ये जो अपना विकराल रूप कायम रखा था महामंदी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो 1929 से लेकर 1930 तक अपना विकराल रूप को कायम रखा था। और इसी अवधि में क्या हुआ था कि बहुत सारे श्रमिकों को कारखाने से निकाल दिए गए, वो बेरोजगार हो गए, बहुत सारे कारखाने में ताले भी लग गए थे। और इसी अवधि में क्या हुआ था कि बेरोजगार बढ़ के 3 से 25% हो गए थे। अगर बेरोजगार उस टाइम क्या था 3% था, तो ये महामंदी के कारण ये बढ़कर कितना हो गया, 25% हो गया था। और अमेरिका में निर्गत स्तर 33% तक गिरावट आ गई थी निर्गत स्तर में, यानी आउटपुट प्रोडक्ट जो निकालने का उसका रेट था, उसमें कितना प्रतिशत गिरावट आ गई थी नीचे, मतलब उसका रेटिंग आ गया था 33% तक। अमेरिका की अगर बात की जाए तो यह महामंदी काफी ज्यादा मतलब विकराल रूप लेकर के आया था, जिसके कारण बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारे विचार भी दिए। तो इन्हीं अर्थशास्त्रियों के बीच जॉन मेनार्ड किन्स जो है बहुत सारे विचार दिए, और उन्होंने एक बुक छापा था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी, जो 1936 में पूरा छप के तैयार हो गया था। और वो छपने के बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है 2022 में। तो कृषि क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काफी सिंपल आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र बता दिया गया है, आपको पूरा तरह से कंप्लीट रूप से पढ़े हैं। 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं। तो आपको पता है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय आते हैं। उत्पादन और विनिमय दो ही शब्द आपको याद रखना है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय आते हैं। उत्पादन के अंतर्गत जितने सारे चीज का उत्पादन होता है, वो सारे प्रोडक्शन, जितने नए वस्तु बनते हैं, वो सारे क्रियाकलाप आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। और विनिमय का मतलब हुआ परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है, परिवहन, संचार और व्यापार। तो यहाँ जो होगा वाहन होगा, यानी एक तरह से संवाद वाहन, यानी एक संवाद को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये भी एक प्रकार का परिवहन के अंतर्गत आएगा। तो ये सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोस यानी माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइक्रोस। ठीक है, यानी माइक्रो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो ग्रीक वर्ड से संबंधित है। ये जो संबंधित है ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर यानी ग्रीक शब्द है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ग्रीक वर्ड है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल और आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करेंगे जो भी क्वेश्चन आपका आता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, ये 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है, मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन या फिर वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता या फिर इनमें से सभी। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग मूल्य निर्धारण भी करते हैं बिल्कुल। तो यहां जो हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा तीनों, यानी उत्पादन फलन का भी अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, मूल्य निर्धारण का भी, और वितरण तथा उत्पादन के साधनों का प्रयोग में जो कुशलता होती है, ये सारे के बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जितने भी आर्थिक प्रॉब्लम है, जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी या फिर संसाधनों की कमी, ये सारे का जो जड़ है, मतलब जो प्रमुख कारण है, मेन जो वजह है, मेन प्रॉब्लम है, वो क्या है? दुर्लभता, यानी स्कार्सिटी। यानी दुर्लभता का मतलब होता है कि संसाधनों तक पहुंच ना होना या फिर संसाधनों की कमी होना, ये क्या है? दुर्लभता है। यानी जो जल्दी ना मिले वो बोलते हैं दुर्लभता, जिसकी मतलब
जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए आदमी एक तरह से कोशिश करे लेकिन उनका लाभ उनको ना मिले तो वो क्या है, दुर्लभता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, दो अर्थशास्त्र आपको पढ़ने पड़ते हैं 12th यानी इंटर में। आर्ट्स में आपको दो अर्थशास्त्र दिया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये जो करने का प्रयास करते हैं, जनता के कल्याण को अधिकतम, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में ये चीज ध्यान रखा जाता है कि राष्ट्रीय रोजगार को मतलब कैसे बढ़ावा दिया जाए, आय को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये क्या करता है कि जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करती है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, निजी प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि निजी स्वामित्व की बात की जाती है ना। तो निजी स्वामित्व जो होता है ये कहाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अमेरिका जो है किसको फॉलो करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। यूएसएसआर सोवियत संघ जो था यानी अभी भी जो है तो वो रूस जो है वो किसको फॉलो करता है, समाजवादी को। भारत जो है, भारत में किस अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जितने सारे केंद्रीय प्रॉब्लम होते हैं, केंद्रीय समस्या आपको पता है ना, आपको पढ़ा दिया गया थ्योरी में, आपको भूलना नहीं चाहिए। क्या चीज उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्या चीज उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये क्या है, केंद्रीय समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था की, चाहे वो दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, ये केंद्रीय समस्या होता है। ठीक है, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का जो समाधान किसके द्वारा होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका समाधान तो होता है ना, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी में, उसका तो हल करना पड़ता है। तो ये तीनों के द्वारा होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में, बाजार तंत्र के द्वारा भी, योजना तंत्र के द्वारा भी और कीमत तंत्र के द्वारा भी। मतलब तीनों आपस में मिलजुल करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, केंद्रीय समस्या को सॉल्व करेंगे, उनका समस्या यानी समाधान निकालेंगे। तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी है, यानी विश्व की सभी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका, उसके बाद हो गया आपका रूस, ये सब क्या है, समाजवादी और पूंजीवादी में चलने वाला है। लेकिन ज्यादातर अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए विश्व की, तो विश्व की अर्थव्यवस्था ज्यादातर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसी तरह से विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित की जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत। अब देखिए आपको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब अंतर आपको बताया गया था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग नाम मैंने आप लोगों को बताया था कि कीमत सिद्धांत। क्यों कीमत सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कीमत की मात्रा को विश्लेषण किया जाता है, कीमत की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, ये बुक है, ये बुक किनके द्वारा लिखी गई, इनके राइटर का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बार बार क्यों आपको इंडिकेट करता हूं कि ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि जो क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स का एक बुक है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस। इन्होंने और एक बुक छापी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी, जो 1936 में छप के तैयार हो गई थी और उन्हीं के छपने के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात की जाती है। यहां देखिए आपको आर्थिक समस्या पूछा गया है, केंद्रीय आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या आपको नहीं पूछा गया। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या वो अलग है, 3 समस्या है टोटल। ठीक है, जस्ट अभी आपको बताया गया था क्या चीज का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये आपका अर्थव्यवस्था का समस्या है, लेकिन केंद्रीय समस्या है ये। लेकिन यहां आपको पूछना है कि आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या जो है वो क्या आपको बताना पड़ेगा। तो यहां जो करेक्टनेस हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएंगे, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट
उत्कृष्ट उपयोग ये क्या है? एक प्रकार का आर्थिक समस्या। उत्कृष्ट यानी मतलब आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन का तो हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन उत्कृष्ट मतलब समझ के सोच कर सूझबूझ कर यानी पूरा एकदम सोच समझ कर उपयोग करते हैं, एक प्रकार का समस्या ही है ना। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है? अर्थव्यवस्था में अब देखिए किसमें सरकार की भूमिका नहीं होगी। देखिए सरकार की भूमिका किसमें नहीं होगी वो आपको बताना है। कानून लागू करवाना, ये कानून लागू करवाने का काम किसका है? सरकार का यानी गवर्नमेंट का है। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, ये भी जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कार्य होते हैं ये सरकार के अधीनस्थ कार्य हैं। सामाजिक कल्याण का कार्य करना, ये भी सरकार का कार्य है। लाभ कमाना, लाभ तो आप प्रॉफिट खुद कमाते हैं ना, आप प्रॉफिट खुद कमाते हैं। आप अगर लाभ कमाना चाहते हैं, क्या सरकार आपको लाभ कमा के देगी? तो ये सरकार का काम नहीं है, मतलब ये सरकार की भूमिका नहीं है इसमें। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। ऐसा अगर होगा सबको, अगर सरकार ही लाभ कमा के देगी तो सब कोई बैठ के रहेगा घर में, क्या करने के लिए जाएगा बाहर में काम करने के लिए? सब कोई बैठ के रहेगा अपना घर में, उनको सरकार पैसा देगी, लो भाई तुम्हारा ये लाभ है, तुम लो पैसा, अब तुम मार्केट से जाओ सामान खरीदो और घर में बना के खाओ। ऐसा नहीं है ना। तो जो होता है लाभ कमाने में, इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है ये आपको बताना है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या किया जाता है बताइए। तो यहां जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत उत्पादन स्तर, ये तो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। व्यक्तिगत आय, ये भी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। व्यक्तिगत कीमतें, ये भी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, क्योंकि व्यक्तिगत की जहां बात आ जाती है तो वहां समझ जाइए कि वहां व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है। ठीक है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर, बिल्कुल यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना आय है और कीमत क्या है, ये सारे चीज का जो लेवल होता है, स्तर जो होता है, इसका अगर स्टडी किया जाएगा, अध्ययन विश्लेषण किया जाएगा तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? महामंदी 1929 में आई थी। महामंदी का लक्षण, इसका कारण क्या क्या था? बहुत सारे श्रमिक चले गए, उनको रोजगार से निकाल दिया गया, कारखाने बंद हो गए। अमेरिका में जो एक तरह से निर्गत स्तर है वो 33% तक नीचे गिर गए। बेरोजगारी का दर 3 से 25% हो गया। क्योंकि ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ 1929 के आर्थिक महामंदी का, तो ये मेन पॉइंट है, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि कारखाने बंद हो गए, यानी श्रमिकों को रोजगार से निकाल दिया गया। अमेरिका में बेरोजगारी, अमेरिका में निर्गत स्तर जो है 33% तक गिर गई और बेरोजगारी 3 से बढ़कर 25% तक हो गई। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है महामंदी के, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है, ये बात आप बताएंगे। तो महामंदी का जो यहाँ लक्षण है कीमत का बढ़ता स्तर, ये महामंदी का लक्षण नहीं है। कीमत का बढ़ता स्तर, अब देखिए कीमत बढ़ेगा तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कौन सी वस्तु का कीमत बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो उसके लागत पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ महामंदी का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र में के पास होता है? यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? ठीक है, सरकारी क्षेत्र या फिर बाह्य क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र या फिर परिवार क्षेत्र? परिवार क्षेत्र के पास होता है। अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन उत्पादित किए जाते हैं उसका जो स्वामित्व होता है वो परिवार क्षेत्र के पास होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? यह भी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसे जो पूंजी जो लगाए जाते हैं वह किस क्षेत्र के द्वारा लगाए जाते हैं? तो ये जो लगाने का कार्य करता उत्पादन क्षेत्र, यानी फॉर्म करता ना, फॉर्मर जो होगा वो उनको उत्पादन करना, किसी फैक्ट्री को उत्पादन करना, फॉर्म को उत्पादन करना, तो वो इन्वेस्ट करेगा ना। कोई आदमी जाके तुरंत इन्वेस्ट करेगा, उनको निवेश करना पड़ेगा क्योंकि वो वस्तु का उत्पादन करेगा, फॉर्म करेगा, फॉर्म वस्तु को बेच करके लाभ कमाएगा। तो निवेश करने का कार्य किसका है? तो फॉर्म का, यानी उत्पादन क्षेत्र का हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है और आपका ये एक तरह से रॉबिन्स के अनुसार जो है अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ के अनुसार अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? आपका धन का विज्ञान है। ठीक है, यानी एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और एक नाम बताया गया था आपको, मानव कल्याण का विज्ञान उनके अनुसार है। ये मानव कल्याण का विज्ञान किनके अनुसार है ये हमको थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपको याद है तो बताएंगे कमेंट में। ठीक है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। रॉबिन्स ने क्या कहा था? रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है।
हाँ यहाँ तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जो है आपका मानव कल्याण का विज्ञान है। मार्शल के अनुसार मानव कल्याण का विज्ञान, रॉबिन्स के अनुसार चयन का विज्ञान, एडम स्मिथ के अनुसार धन का विज्ञान। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कब क्या पूछते कोई ठिकाना नहीं है। 19 का नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, ये बताएंगे, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुनाव की समस्या। किसी भी चीज को आपके पास अगर पैसे की कमी होती है तो सिलेक्शन करना पड़ता है। आपके पास अगर 10 रुपए है, अगर वहां वस्तु 3-4 वस्तु की जरूरत है मार्केट में, तो आपको वो वस्तु का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसकी आवश्यकता आपको ज्यादा है। तो ये वस्तु का सिलेक्शन करने में भी आपको कठिनाई होती है ना। अब देखना पड़ता है कि किन वस्तु का ज्यादा हमको जरूरत है, किन वस्तु का कम जरूरत है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, चुनाव की समस्या है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैक्रो हो जाए, माइक्रो, मिस्टेक माइक्रो और माइक्रो होता है। हाँ, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले जो है वो कौन है, तो सबसे पहले माइक्रो को जो शब्द है, जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल किया था रैगनर फ्रिश ने। और रैगनर फ्रिश ने ही पहले इन्होंने ही पहली मतलब अर्थशास्त्र को बांटा था वेष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। यह रैगनर फ्रिश का ही काम है वेष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा देना, यानी वेष्टि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटने का कार्य इसी का है। ठीक है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें दोनों का योगदान होता है। प्राइवेट सेक्टर और क्या हो जाएगा आपका पब्लिक सेक्टर, दोनों सेक्टर मिलकर के इसमें कार्य करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, को रिलेशन होता है, को कंबाइनेशन होता है। ठीक है, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है। निजी संपत्ति का अस्तित्व और प्रधानता किसमें पाई जाती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, साधनों का आवंटन या फिर साधनों का कुशलता में उपयोग, आर्थिक विकास या फिर इनमें से सभी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक है मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, आपको तो पता है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किस चीज का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यहां तो आपको दिया है कुछ और, तो यहां नहीं होगा ना इनमें से कोई नहीं, तो यहां होगा इनमें से कोई नहीं। तो यहां इनमें से सभी किया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां कोई नहीं करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको दिया ही नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, ये 2015 और 17 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद जहां आ जाए तो पर्सनल यानी व्यक्तिगत एक्टिविटी का अध्ययन कराता है वो। ठीक है, व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत इकाई 25 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो उनके पास अपार संसाधन नहीं होते हैं। हाँ, कोई देश के पास, किसी अर्थव्यवस्था के पास अपार संसाधन होते हैं, असीमित संसाधन होते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उनके पास सीमित संसाधन होते हैं। अगर कोई बड़े संपत्ति या फिर कोई बड़े बिलियनर या फिर कोई बड़े महान आदमी या फिर धनी आदमी की बात की जाए तो उसके पास भी संसाधन लिमिट है। वो भी अपना ब्यौरा देते हैं कि मेरे पास इतना डॉलर है, 2 मिलियन डॉलर है, 3 बिलियन डॉलर है, वो भी अपना ब्यौरा देते। तो 3 बिलियन 2 मिलियन वो भी एक तरह से लिमिटेड है ना, लिमिट में है ना, सीमित में है ना। तो एक व्यक्ति के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, लिमिटेड में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि केंद्रीय समस्या होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, भारत की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हर एक समस्या, हर एक केंद्रीय पूंजीवादी हो या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था हो, तो हर एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका जो समस्या का जो समाधान होता है, केंद्रीय समस्या का, ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। मिस्टेक प्लीज, यह केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं होगा, यह होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सरकार के द्वारा होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह हो जाएगा पूंजीपति द्वारा। क्या होगा, पूंजीपति द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता मांग सूची। क्या बोलते हैं उसको, उपभोक्ता मांग सूची बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत शामिल की जाती है या फिर सम्मिलित की जाती है। ठीक है, बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दोनों हो जाएंगे। इनमें से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, बताएंगे।
भूमि, श्रम, मुद्रा या फिर पूंजी। जब पूंजी आ गया तो मुद्रा कैसे आएगा? पूंजी में वही तो मुद्रा आ जाता है ना, पैसा पूंजी वही एक ही चीज़ है ना, तो मुद्रा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मुद्रा आपका नहीं होगा। उत्पत्ति का साधन भूमि, श्रम और पूंजी जो है ये मेन है उत्पत्ति का साधन। ये तीनों के बिना आप उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना नहीं सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री की स्थापना नहीं कर सकते, किसी भी कारखाने को आप बैठा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये तीनों साधन उत्पत्ति का साधन है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जो उत्पत्ति का साधन नहीं है, यानी मुद्रा, करेंसी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, मतलब किसके लिए उत्पादन किया जाए, तीनों इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का एक विशिष्ट फॉर्म का, बिल्कुल एक विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन कराता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्तिगत एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची। क्या बोलते हैं उसको? बाजार पूर्ति अनुसूची बोलते हैं। 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए मिस्टेक को प्लीज यहाँ देखिए, वह तालिका जिसमें उत्पादक, सब अनुसूची एक ही जैसा लग रहा है ना, वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है। उत्पादक और बेची गई मात्रा उत्पादक पूर्ति अनुसूची कहलाएगा, उत्पादक पूर्ति अनुसूची। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या बोलते हैं? तो इसको बोले जाते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची। क्या बोलते हैं इसको? बाजार पूर्ति अनुसूची बोलते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? ये आपको पता है 3 केंद्रीय समस्या है, लेकिन आपको छांट के निकलना है कौन सा नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका विदेश व्यापार कैसे बढ़े, ये आपका केंद्रीय समस्या नहीं है। बाकी तीनों जो है केंद्रीय समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था की। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या बोलते हैं? तो इसके बोले जाते हैं, इसको बोलते हैं बाजार मांग अनुसूची। क्या बोलते हैं इसको? बाजार मांग अनुसूची बोलते हैं। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें? अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल। केंद्रीयकृत नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, बिल्कुल। तीनों किसी भी रूप में बांट सकते हैं, ठीक है। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग प्रयास करते हैं, तो लोग जो प्रयास करते हैं अपने संसाधनों, यानी उसके पास जो भी संसाधन है, जो भी सामान है, उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे और उससे ज्यादा से ज्यादा विवेकशील होता है, यानी उपभोक्ता को उपयोग करने से वो ज्यादा विवेकशील होता है, मतलब उनको ज्यादा लाभ मिलता है, ज्यादा उनको संतुष्टि मिलती है। कोई भी सामान हो किसी के पास, वो चाहेगा कि इनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति करेंगे। ये लोग प्रयास करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक, ठीक है, यानी बताइए इसका क्या होगा? जब उपभोग के वक्त, यानी जब वस्तु उपभोग करने के लिए उपभोक्ता चयन करते हैं वस्तु का, तो उस टाइम वो क्या ख्याल करता है? किस चीज को देखता है? वो रुचि और अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है, यानी वो इनको इंटरेस्ट है या नहीं है, उस चीज के अनुसार वो वस्तु को सिलेक्शन करता है, चयन करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा अर्थव्यवस्था की वास्तविक विज्ञान होता है? अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी फ्रेडमैन ने। किसने? फ्रेडमैन ने ये बात कही थी। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? कल्याणवादी विचारधारा के कौन नहीं है? यहाँ जो हो जाएंगे जेबी से, यानी जॉन मेनार्ड जेबी से हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में तीनों चीज हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट चैप्टर सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि यानी जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक तरह से व्यापक अर्थशास्त्र समष्टि को बोलते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका नाम है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर ही है आपका उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? इसमें किस चीज का निर्धारण किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस चीज का निर्धारण किया जाता है? कीमत का, यानी कीमत सिद्धांत कहते हैं इसको। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसको रोजगार सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, तो इनकी जो शाखाएं हो जाएगी, कीमत, वस्तु कीमत निर्धारण बिल्कुल, साधन कीमत निर्धारण बिल्कुल, आर्थिक कल्याण बिल्कुल, तीनों, यानी तीनों के तीनों। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए, उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल तीनों के तीनों जो है उत्पादन के साधन है, जिसके बिना उत्पादन है, जिसके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में किसने विभाजित किया? तो रैगनर फ्रिश ने, इन्होंने ही माइक्रो शब्द का सबसे पहले यूज किया था। रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को बांटा था। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र। ये बात किसने? रॉबिन्स ने बताया था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल ने। ठीक है, मतलब 3 अर्थशास्त्री हैं, तीनों का डिफिनेशन को आपको याद रखना है, इससे बाहर पूछे नहीं जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, जो कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। एडम स्मिथ एक ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी बुक छापी, बहुत सारे बुक भी छापी थी। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? तो कल्याण संबंधी परिभाषा जो दिया था मार्शल साहब ने। किसने? मार्शल साहब ने। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र जो है मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो आप इस परिभाषा से आपको तो समझ जाना चाहिए कि मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा भी वही दिया होगा, इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? एडम स्मिथ के अनुसार। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव कल्याण मिस्टेक, ये तो हो जाएगा आपका धन, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है मार्शल के अनुसार, मार्शल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी, बिल्कुल तीनों का। व्यक्तिगत जहां बात आ जाए तो व्यक्तिगत समझ जाइए, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, ये टॉपिक जो है किसका टॉपिक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अंग्रेजी का शब्द है मैक्रो, यहां देखिए मैक्रो होगा, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो MIC, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा। ठीक है, उसके बाद मैक्रो MAC, मैक्रो का मतलब होता है वृहद यानी बड़ा, व्यापक। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। व्यापक, वृहद, बड़ा एक ही चीज होता है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? कीमत की बात की जाती है, कीमत तंत्र। तो पूंजीवादी में, इसमें पूंजीवादी में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जो हो जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का, बिल्कुल पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन, बिल्कुल तीनों का अध्ययन किया जाता है। तीनों टॉपिक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने सॉल्व किया परिचय यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का 56 क्वेश्चन, और इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस चैप्टर का, हर एक चैप्टर का इसी तरह से हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। जो भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक लगता है, फिर जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वह कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।